गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं 507 का यूनिट 11 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मात्र एक प्रश्न है, इसे अंत तक जरूर देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल समझने का है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर तरीके से उसी को मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में उसी बात को दोहरा दे रहा हूँ। प्रश्न है, विद्यालयों की आर्थिक सहायता हेतु आय के आर्थिक स्रोतों का वर्णन करें। दोस्तों, विद्यालय में आर्थिक सहायता कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन देता है और कितना देता है, इन सब बातों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह का अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, विद्यालयों की आर्थिक सहायता हेतु आय के निम्नलिखित आर्थिक स्रोत हैं। कौन कौन सा आर्थिक स्रोत हैं? सरकार, स्थानीय निकाय, समुदाय से स्वैच्छिक योगदान, दान, बचत, परीक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क। हम लोग एक एक करके इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है सरकार। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों सरकारें शैक्षिक सेवाओं तथा संस्थाओं के लिए नियम बनाते हैं और नियंत्रण रखते हैं। केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें शैक्षिक संस्थाओं को चलाने के लिए धन देती है। इसको हम लोग देख लेते हैं ठीक से। दोस्तों, शिक्षा समवर्ती सूची, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। जो विषय समवर्ती सूची में रहता है, इस पर नियम व कानून केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। दोनों सरकार शिक्षा पर, यानी जो समवर्ती सूची में रहता है, उस पर दोनों सरकार नियम व कानून बनाती है। तो यहाँ पर शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा है, अर्थात शिक्षा के लिए केंद्र सरकार भी नियम बनाती है, कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग बनाती है। जब कानून अलग बनाती है तो फंड भी दोनों प्रदान करती है। शिक्षा के लिए आने विद्यालय या कोई और शैक्षिक संस्थान, इन सबों के लिए केंद्र सरकार भी पैसा देती है, आर्थिक सहायता करती है और राज्य सरकार भी। आर्थिक मतलब होता है पैसा, माने पैसा कौन देता है? विद्यालय चलाने के लिए पैसा कौन देता है? कॉलेज चलाने के लिए पैसा कौन देता है? मदरसा चलाने के लिए कौन देता है? ये सब के लिए दोनों सरकार देती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के दोनों को देती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि मैंने गेस्ट पेपर सेट और मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट तैयार किया हूँ। दोस्तों, यह जो गेस्ट पेपर सेट है बेहतरीन है, बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करवाएगा। कम समय में बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए है, इसे आप सभी अवश्य पढ़ें। दोस्तों, इसमें उत्तर जो लिखा गया है यह सटीक है और बिंदुवार है। जब बिंदुवार रहता है, बिंदुवार रहने से फ़ायदा क्या है? जब आपका कॉपी चेक करने वाला रहता है, बिंदुवार जब देखा रहता है, यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक जब रहता है आंसर, तो अंदर पढ़े या नहीं पढ़े, ये बिंदु देख करके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैंने कैसे अधिक मार्क्स मिले, इस तरह से सजा कर मैं लिखा हूँ
और सरल भाषा में है, इतनी सरल भाषा में है जो आप कह नहीं सकते। एक बार पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मैं ये तो जानता हूँ। ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। सभी तरह के प्रश्न है, सभी तरह के प्रश्न मतलब एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है। और सबसे बड़ी बात एनआईएस सिलेबस के अनुसार है। दोस्तों, मैं किसी की बड़ाई या बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे दोस्त नज़दीक के मिलते रहते हैं। उन लोगों के अनुसार बहुत लोगों ने मेरे पास बुक भी लेकर के, जो बाज़ार में स्टडी मटेरियल्स मिल रहा है अलग अलग प्रकाशन का, वो लेकर के आते हैं। और हम लोगों ने मिल बैठकर साथ में एनआईएस के सिलेबस से उसको मिलाया तो 75% क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है। और जितने भी आपका एग्जाम हुआ है 501 से लेकर 505 तक का जो भी प्रश्न पूछा गया है वह एनआईएस सिलेबस के अनुसार है। आप अभी भी मिला लें, एनआईएस सिलेबस के अनुसार है। आप एनआईएस का सिलेबस उठा लें, एनआईएस का जो पीडीएफ बुक है वेबसाइट में दिया हुआ, उससे आप मिला लें। आप देखेंगे 501 से लेकर 505 तक का सभी प्रश्न केवल और केवल एनआईएस का जो पीडीएफ बुक दिया हुआ था उसी से है। और आप पढ़ कौन रहे हैं? 75% बाहर वाला, 25% जो एनआईएस का सिलेबस है उसका। तो आपका टच 25% हो रहा है, 75% टच नहीं हो रहा है। तो मैंने जो किया है केवल एनआईओ सिलेबस के अनुसार है, मैं इसी के अनुसार बनाया हूँ। आप भी मेरे नोट्स को कम मिला करके देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक बाहर से यदि होगा तो 100% आप हमसे पैसा वापस नहीं, हमसे आप जुर्माना भी ले सकते हैं कि आपने गलत बोला है। आप मिला करके देखिए, यदि मेरा एक भी टॉपिक सिलेबस से बाहर आ जाएगा तो आप हमसे जुर्माना लीजिए। साथ में आपको 513 डब्ल्यूबीए की पूरी फाइल आपको यहाँ पर मिलेगा। 514 का 40 लेसन प्लान मिलेगा। ये यदि आप लोगों को ज़रूरत है तो जल्द से मंगा लें। 5 दिसंबर को जारी होगा गैस पेपर और मॉडल सेट। जो मेरा गैस पेपर है और मॉडल सेट है 5 दिसंबर से जारी होगा। ये अभी बन रहा है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके इस पर अभी काम जारी है। 5 दिसंबर को आपको मिल जाएगा पूरा नोट्स। अब इसकी कीमत मैं बता देता हूँ। पूरा नोट्स एवं गैस पेपर सहित यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको ये 100 रुपये में मिलेगा पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ आपका व्हाट्सएप पर मिलता है। यदि केवल आप गैस पेपर लेना चाहते हैं 506 और 507 का तो ये 50 रुपये में मिलेंगे। आप जैसा चाहें, इसके लिए आप इस पर संपर्क करें। कॉल बहुत कम लगता है चूँकि इसका टावर मेरे पास कम पकड़ता है इसीलिए, लेकिन व्हाट्सएप आप जब भी करेंगे रिप्लाई आपको 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई, व्हाट्सएप से मैसेज करें। आपको कैसे नोट्स मिलेगा, कैसे पैसा मेरे पास आएगा, पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ रहेगा आपको। अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? नगर पालिका परिषद, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। हम लोग सब लोग जानते हैं कि नगर पालिका परिषद शहर में रहता है, जिला परिषद गांव तरफ के लिए है और ग्राम पंचायत एक पंचायत के लिए। ये सभी क्या करते हैं? ये सभी निकाय जो हैं, तीनों निकाय आपका नागरिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। नागरिकों के लिए जो जो सुविधाएं, आवश्यक सुविधाएं हैं उनको ये प्रदान करने, इनको पहुंचाने, इन सबों की व्यवस्था करने का काम ये करते हैं। जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब की सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आप एक बिंदु देख रहे होंगे शिक्षा। तो शिक्षा के लिए भी इन लोग फंड देते हैं, जिससे पैसा देते हैं, जिससे विद्यालय में आवश्यक जो चीज़ें हैं, जैसे विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ये छोटे मोटे चीज़ों की व्यवस्था जिला परिषद, नगर निगम और ग्राम पंचायत करता है। तीसरा पॉइंट आता है समुदाय से स्वैच्छिक योगदान। समुदाय से स्वैच्छिक योगदान, यहाँ पर देखिए स्वैच्छिक, बिना दबाव का।
बहुत बार आप देखे होंगे कि गांव के लोग मिलकर बहुत ऐसे सामुदायिक चीज़ बना देते हैं, जैसे चबूतरा हो गया, या मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, या फिर कोई क्लब के लिए भवन बना दिया, विद्यालय के लिए जगह दान में दे दिया, पैसा दे दिया, जा कर के अपना श्रम यानी वहाँ पर जा कर के लोग काम कर देते हैं। कुछ जो सामग्री है, मान लीजिए किन्हीं का लकड़ी है तो लकड़ी दे दिया, किन्हीं के यहाँ ईंट है तो ईंट दे दिया, किन्हीं के यहाँ ट्रैक्टर मान लीजिए है तो बालू ला करके दे देता है। ये सभी चीज़ें सामुदायिक चीज़ों के निर्माण के लिए देते हैं सभी। इससे क्या होता है, पूरा समुदाय का भला होता है। तो यही हुआ समुदाय से स्वैच्छिक योगदान। तो हम क्या लिखे, देखिए, भारतीय समाज की एक परंपरा है कि समुदाय स्वेच्छा से समाज भलाई हेतु योगदान करता है। यह भारतीय समाज की परंपरा है, पहले से चला आ रहा है कि समाज की भलाई के लिए कुछ न कुछ देना, कुछ न कुछ देना। धर्मशाला, पंचायत घर, धार्मिक स्थान, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि स्वैच्छिक योगदान है, जो मुफ्त में श्रमिक, मुफ्त में सामग्री, धन, मुफ्त में भूमि आदि दे देते हैं लोग। इन मुफ्त में प्राप्त सामग्रियों से विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो इन्हीं के भरोसे चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें सरकार भी देती है, गांव वाले भी देते हैं, दोनों मिलजुल करके चला रहे हैं। उसके बाद आता है दान। दान एक कोष निधि है जिसमें एक परिवार, व्यक्ति, ट्रस्ट, समाज एक विशेष या असामान्य उद्देश्य हेतु दान देता है। किसी एक उद्देश्य के लिए, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाता है तो देखते होंगे कि प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दीजिए, तो बहुत सारे लोग दान देते हैं। दान के लिए लोग एक मुहिम भी चलाते हैं और दान इकट्ठा करके और जो कोष रहता है उस कोष में लोग देते हैं। तो इस दान के पीछे किसी संस्था को अच्छे सामाजिक कार्य हेतु परोपकार की भावना है। इसके लिए विद्यालय को भी दान मिलता है, बहुत शैक्षिक संस्थाएं हैं उसके लिए भी दान मिलता है, और ये दान प्राप्त कर रही है और धन एकत्रित करके अच्छा तरह से विद्यालय, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान को लोग चला रहे हैं। उसके बाद आता है बचत। बचत क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक योजना बनाया कि हम बनाएंगे एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में 5 लाख खर्च होगा। ये 5 लाख के खर्च को आपने लगाया। अब जब बिल्डिंग बनाने शुरू किया तो आपने इसे 4.5 लाख में ही बना दिया, तो आपका 50,000 जो बच गया या दूसरे काम में लगाएंगे, तो ये बचत से भी मेरा पैसा आ जाता है। हम यदि बचत करने का प्रयास करते हैं तो बचत होता है। उस बचत से विद्यालय के जो बाद वाले अन्य जो गतिविधियां हैं, अन्य जगहों पर जहां पैसे की ज़रूरत है वहां पर लोग इसे लगाते हैं। परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क, यह जो शुल्क है निजी विद्यालयों के लिए है। सरकारी विद्यालयों में अभी किसी भी तरह की शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकार के द्वारा कोई भी शुल्क लेने के लिए मनाही है, आप किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो निजी विद्यालय है यानी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल तरह तरह के शुल्क लगाता है। ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस, तो फिर कंप्यूटर का, तो बिल्डिंग का, डेवलपमेंट का, पुअर, बहुत तरह का फंड बना के रखते हैं, और ये सभी फंड के लिए अलग अलग तरह से आपका बच्चों से पैसा लेते हैं, और इन पैसों को लेकर शिक्षकों का भुगतान करते हैं। जो वहाँ पर पढ़ाते हैं उन शिक्षकों को उन पैसों को लेकर ट्यूशन फीस लेकर के उन लोगों को देते हैं। विद्यालय का संचालन करते हैं, विद्यालय में जो आवश्यक सामग्री रहता है इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों, ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक करने में खर्चा नहीं लगता है, आप लाइक करते हैं, मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं दुगुने उत्साह के साथ आपके लिए नया वीडियो बना पाता हूँ। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि लाइक करें इस वीडियो को। कम से कम 5,000 लाइक का टारगेट है, 5,000 लाइक्स आप लोग पहुँचा दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।